पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का मूल नाम था, तो प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? मूल जो नाम था उसका धनपत राय था। तो क्या नाम था प्रेमचंद का? धनपत राय। धनपत, और उसका जो एक और नाम था नवाब राय, जो उसने उर्दू में अपनी कहानियाँ वगैरह लिखी है वो नवाब राय नाम से लिखी हुई है। ठीक है, तो धनपत राय और नवाब राय जो है आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, शेखर जोशी की रचना नहीं है, तो इनमें से कौन सी जो है शेखर जोशी की रचना नहीं है? तो बताइए। तो तब की बात और थी, जो ऑप्शन नंबर डी है, तब की बात और थी, तो ये शेखर जोशी की रचना नहीं है। बाकी जो नौरंगी बीमार है, कुसी के घटवार और दाजू, ये तीनों के तीनों शेखर जोशी की रचना है, लेकिन तब की बात और थी ये शेखर जोशी की रचना नहीं है। ये किसकी है? हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, तो इनमें से शुद्ध वर्तनी, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ही गलत है, यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी होना चाहिए। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है बताइए भाई? मनोस्थिति। ठीक है, तो मनोस्थिति जो है यहाँ पर गलत है। मनः स्थिति विसर्ग होता है। हाँ, तो राजनीतिक सही है। इस बात का ध्यान रखना कि राजनीतिक नहीं होता है, वो गलत लिखा रहता है, राजनीतिक होता है। हिरण्यकशिपु जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है मनोस्थिति, तो मनोस्थिति नहीं होता है, मनः स्थिति होता है, मनः स्थिति होता है। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा है राजनीतिक, राजनीतिक बिल्कुल सही है। और चौथा जो है मातृत्व, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोस्थिति। मनोस्थिति गलत है, मनः स्थिति होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से सघोष वर्ण नहीं है। सघोष वर्ण नहीं होने का मतलब है कि इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? इनमें से अघोष कौन सा है? और अघोष के लिए मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, अघोष के लिए क्या होता है? 1 और 2 और बाकी श, जितने भी तीनों के तीनों श हैं जो है ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे। और 1 और 2, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है ये जो है अघोष में आएगा, और उसके अलावा जो है तीनों के तीनों श, तीनों के तीनों श जो है अघोष में आएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा होगा, तो यहाँ पर ख, ख जो है क वर्ग का दूसरा अक्षर है। ठीक है, क्या होता है? अ, ह, एच। तो ह इसमें मैंने कितना बोला है? अब इसमें ह है, ह नहीं है, इसका मतलब ह क्या होगा? सघोष होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दर्रा शब्द का वर्ण विन्यास है। क्वेश्चन नंबर 5 में गलत हो गया, ये गलत होगा तो गोली मार देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्दकोश में सबसे बाद में आने वाला शब्द है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ण विन्यास करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, हलंत र युक्त शब्द है। हलंत र का मतलब कि आधा र। हलंत र का मतलब है जिसमें र जो है स्वर रहित है, यानी कि जिसमें र जो है वो आधा है। तो कहाँ पे है? तो कार्य, कार्य में र जो है आधा है। क्रम, क्रम में क आधा है, जो पहले बोला जा रहा है क्रम, क पहले आ रहा है। ठीक है, तो ये क आधा है और र पूरा है। ड्रम में ड आधा है और र पूरा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखो, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, मानो सुन रही है निजी बात। तो अलंकार कौन सा है यहाँ पे अंकित? चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, मानो सुन रही है निजी बात। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा बताइए? मानवीकरण अलंकार। अच्छा, यहाँ पर अगर 4 ऑप्शन में हमारे पास क्या बोलते हैं उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार हमारे पास ऑप्शन में होता तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का भी उदाहरण है। ठीक है, मैंने आप लोगों को उत्प्रेक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि मन, मनु, मानो, जनु या जानो ऐसा करके टाइप का शब्द आएगा। नहीं, देखो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या, ऑप्शन में क्या है। यहाँ पर मानो शब्द लिखा हुआ है ना, अगर हमारे पास मानवीकरण ऑप्शन में ना होता, उत्प्रेक्षा में ऑप्शन में होता तो हमें उत्प्रेक्षा करना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेक्षा नहीं है ऑप्शन में, और यहाँ पर क्या नहीं, देखो दोनों नहीं होंगे ना, क्योंकि एक चीज में एक जो काव्य खंड होता है उसमें एक से ज्यादा अलंकार होना पॉसिबल है, तो वो दोनों ऐसे नहीं देंगे जिसमें कि कंट्रोवर्सी हो। ठीक है, देखो यहाँ पर मानो सुन रही हो निजी बात। प्रतीप अलंकार बेसिकली, प्रतीप अलंकार जो है वो उपमा अलंकार का अपोजिट होता है। प्रतीप और उपमा लगभग सेम होते हैं। उपमा में सा, सम, सरस इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरे से कंपेयर करने का जो है, यहाँ पर एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ठीक है, चांद सा मुखड़ा, तो जहाँ पे सा शब्द आता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। लेकिन प्रतीप उल्टा हो जाता है कि जब नॉर्मली क्या होता है, जब मैं अगर किसी चीज़ के कंपेरिजन करना होगा तो मैं क्या करूँगा? छोटी चीज़ का कंपेरिजन बड़ी चीज़ से करूँगा। मैं बोलूँगा यार ये सूरज सा चमक रहा है, अंकित जो है सूरज सा चमक रहा है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा पावरफुल कौन है?
सूरज ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे, कि हम अंकित भी इतना है कि सूरज से हम इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रतीप अलंकार में उल्टा होता है। मैं बोला अरे सूरज तो अंकित जैसा चमक रहा है, जहाँ पर मैं बड़ी चीज़ की कंपैरिजन एक छोटी कुछ चीज़ से कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी बड़ी चीज़ की तुलना किसी छोटे चीज़ से की जाती है, ठीक है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। तो इसलिए जो है उपमा अलंकार का उल्टा, वो आपको मीनिंग समझनी पड़ेगी। वहाँ पे जो सेंटेंस होगा वहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर जो है सा सम देख के नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको थोड़ा मीनिंग भी समझना पड़ेगा कि भाई किसकी कंपेरिजन जो है, किसकी तुलना किसके साथ की जा रही है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मानवीकरण अलंकार क्यों है, तो यहाँ पर बोला गया है चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, मानो सुन रही हो निज बात। तो जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो चुपचाप खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो जो है क्या कर रहा है, मुझे बात सुन रहा है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार क्यों है? वृक्ष कभी किसी की बात सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। बात कौन सुन सकता है? आम इंसान सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वृक्ष की तुलना नहीं, वृक्ष को जो है मानव का आकार दे रखा है और बोला गया कि वृक्ष जो है बातें सुन रहा है, एक मानव की तरह उसको पेश किया जाता है। तो तब वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इहे परत में। परत, तो इसमें जो है तो क्या है? माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इहे परत। तो जहाँ पर देखो माया दीपक, पहले तो ये है कि माया के बाद जो है एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो ज़्यादातर संभावना होती है यहाँ पर रूपक अलंकार होने की। लेकिन आपको थोड़ा सा और भी चीज़ें देखना पड़ेगा कि माया दीपक यानी कि माया रूपी दीपक, नर पतंग, नर रूपी जो पतंग है वो भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार हमें देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। देखो बाकी उपमा अलंकार के लिए सास हम सरस होना चाहिए, तो उपमा अलंकार है नहीं यहाँ पे। प्रतीप अलंकार के लिए भी वही होना चाहिए जो अभी मैंने बताया। उसमें भी देखो कई बार कहते हैं ना, प्रतीप अलंकार और उपमा अलंकार में हमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, दिखने में सेम होते हैं, उसमें सास हम का उपयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको मीनिंग समझनी पड़ेगी, तभी जाके आप उसमें अंदर डिटेक्ट कर पाओगे। और उत्प्रेक्षा अलंकार के मानो, जानो, मनु, जनु ऐसा करके शब्द आएंगे, तो यहाँ पर जो है ये ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, रूपक अलंकार। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शासकीय पत्र में पत्र संख्या का उल्लेख होता है, तो बताइए क्या होता है? ठीक है, ऊपर दाएं ओर जो है, ऊपर को दाएं ओर इस साइड में जो है पत्र संख्या का जिक्र होता है, तो इसका हो जाएगा सबसे ऊपर दाईं ओर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन देखिए, शासकीय पत्र प्रायः होते हैं, कैसे होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं, बी ऑप्शन है अनौपचारिक, तो अनौपचारिक तो नहीं होते हैं, सी ऑप्शन है अन्य पुरुष शैली में। तो बिल्कुल जो शासकीय पत्र है ये अन्य पुरुष शैली में होते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जबकि अर्ध सरकारी पत्र जो है उत्तम और मध्यम पुरुष शैली में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शासकीय पत्र का पूछा गया है, तो औपचारिक भी होगा और अन्य पुरुष शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्न में से संज्ञा कौन सा है? तो बताइए संज्ञा कौन सा इसमें से? कौन सा? धर्म यहाँ पर संज्ञा है। उसके अलावा जो है रसीला, रसीला क्या है? रसीला विशेषण है। कैसे पता विशेषण है? विशेषण पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पीछे एक संज्ञा लगा देते हैं। तो रसीला आम, रसीला आम, रसीला आम और मीठा आम और चार आम, लेकिन धर्म आम, अब धर्म आम कोई बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर संज्ञा जो है एक ही संज्ञा है, बाकी सारे के सारे जो है ये विशेषण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? फूल, ठीक है। फूल जो है एक तत्सम शब्द नहीं है। उसके अलावा ग्रह तत्सम है, दंत तत्सम है, अग्नि तत्सम है, किंतु फूल तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होगा? पुष्प। फूल का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा पुष्प। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यौगिक शब्द नहीं है, तो यौगिक शब्द क्या होता है? जो दो शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द होते हैं उनको जो है यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर पुस्तकालय, पुस्तकालय बिल्कुल पुस्तक का आलय, यानी जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है। सेनापति, सेना का पति। जलद, जलद नहीं है, क्यों नहीं है जलद? जलद किस चीज का पर्याय बच्चे बताइए? बादल का। जलद, जलद जल देने वाला यानी कि बादल। तो यहाँ पर जलद जो है, अच्छा यौगिक शब्द नहीं है तो क्या है? योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द होगा जलद। और सपूत, सपूत भी जो है सपूत, पूत मतलब होता है पुत्र, स अगर उपसर्ग लगे तो अच्छा पुत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। तो ये लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर है उम्र या अवसर के हिसाब से ना होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में लोकोक्ति नहीं है,
तो कौन सी लोकोक्ति नहीं है इसमें? अच्छा, लोकोक्ति एक होता है लोकोक्ति और एक होता है मुहावरा, अंतर क्या है इन दोनों में? वेरी गुड, ठीक है। लोकोक्ति अपने आप में एक वाक्य होता है और जो मुहावरा है ये वाक्यांश होता है। हाथ कंगन को आरसी, क्या इसका क्या मतलब है? क्योंकि देखो इनका कई बार मीनिंग भी पूछा जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, अच्छा आरसी मतलब क्या होता है? आरसी मतलब होता है मिरर, शीशा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जो प्रत्यक्ष चीज होती है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा है हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान, इसका क्या मतलब है? हंसा थे जो उड़ गए, यहाँ पर बोला जा, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो काबिल थे वो तो चले गए यहाँ से, लेकिन जो काबिल नहीं थे उनको जो है पद मिला हुआ है। आई बात समझ में? दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना का क्या मतलब है? दांत खट्टे करना मतलब कि सबक सिखाना। ठीक है, मैं इसके दांत खट्टे कर दूंगा, तो मैंने दांत खट्टे कर दूंगा के साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ बोला ना, तो एक्स्ट्रा बोला क्योंकि दांत खट्टे करना अपने आप में क्या है? वाक्यांश है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, जो वाक्यांश होता है वो एक मुहावरा होता है और जो अपने आप में कंप्लीट वाक्य होता है वो क्या होता है? वो एक लोकोक्ति होती है। कर भला सो हो भला। ठीक है, अब कोई काम होगा मैं बोलूँ कर भला सो हो भला, तो इसके साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दांत खट्टे करना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई तो कब हुई भाई? ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा को कितने उपभाषा वर्गों में बांटा गया? 5 उपभाषाओं में, बताइए कौन कौन? राजस्थानी, पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी। ठीक है, तो ये 5 जो है भाषाओं 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 है सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महापंडित किसका उपनाम था? राहुल सांकृत्यायन को महापंडित बोला जाता था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट बोला जाता था। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा बोला जाता था। और गोसाईदास किसका उपनाम था? सुमित्रा नंदन पंत को गोसाई बोला जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अत्याचार। अच्छा, यहाँ पर अगर दीर्घ संधि नहीं है तो क्या है? वेरी गुड, यहाँ पर यण संधि आपको देखने को मिलेगी, अति धन आचार। ठीक है, आचार मतलब आचरण। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी शिल्पकारिता के लिए जानी जाती है? कौन सी जनजाति जानी जाती है? राजी जनजाति इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रधान या प्रधान की मुख्य जिम्मेदारी क्या हुआ करती थी? ठीक है, राजस्व संग्रह। ठीक है, राजस्व संग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिलने वाला चंद वंश का पहला शासक कौन था? कौन सा था? ज्ञानचंद। और जिसको फिरोज शाह तुगलक ने एक उपाधि दी थी, किस चीज़ की उपाधि दी थी? गरुड़ की, गरुड़ ज्ञानचंद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जहांगीर नामा के अनुसार जहांगीर ने किस गढ़वाल शासक को घोड़े और हाथी उपहार में दिए थे? किसको दिए थे? श्याम शाह को दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में एक दिवसीय मुख्यमंत्री कौन बनी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो यशवंत सिंह कठौच जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, वैजनाथ के वंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? तो किसने दिया भाई? ठीक है, तो एटकिंसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, 1906 में कुमाऊनी में वंदे मातरम का अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि डांडिया धन्य तुम के रूप में किसने किया था? तो किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी, हरिराम त्रिपाठी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 1921। किसने किया? पी विंडम उस समय जो है इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, तो पी विंडम इसका सही आंसर होगा। 13 अप्रैल 1921। क्वेश्चन नंबर 30, किस कमिश्नर ने कुली बेगार प्रथा का समाधान करने के लिए खच्चर सेना, तो खच्चर सेना किसने की? ट्रेल ने। कब? हाँ, 1822 में ट्रेल ने जो है खच्चर सेना का जो है गठन किया। क्वेश्चन नंबर 31,
एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? 15 जनवरी 2009। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। उत्तराखंड के किस जिले में बीज बचाओ अभियान शुरू किया गया? तो टिहरी गढ़वाल में। किसके द्वारा? नाम क्या था उस व्यक्ति का? तो हाँ, मैंने परसों कुछ टाइम पहले भी बताया था। बताइए बताइए, सोचो। विजय जरधारी। तो विजय जरधारी उसका नाम था, जरधारी। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33। बद्रीनाथ किस पंथ का मुख्य केंद्र है? वैष्णव पंथ का। वैष्णव पंथ का मुख्य केंद्र जो है वो बद्रीनाथ है। और शैव पंथ का कौन सा है? केदारनाथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? बिल्कुल राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 35। गढ़वाल के किस शासक को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है? अजयपाल को जाना जाता है आदिनाथ नाम से। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आदिनाथ जो है अजयपाल को किसने बोला है और किस ग्रंथ में बोला है? किसने बोला है? देखो, जो सांवरी ग्रंथ है, सूरबीर पवार के द्वारा लिखी गई सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को जो है आदिनाथ नाम से जाना जाता है। और अगर आदि पुरुष की बात करें तो आदि पुरुष किसने बोला था? राहुल सांकृत्यायन ने जो है आदि पुरुष बोला था। और जो पातीराम है, डॉक्टर पातीराम, तो डॉक्टर पातीराम ने इनको जो है गढ़पाल नाम दिया था, गढ़पाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है। किस वर्ष रामायण नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा बना था? तो कब बना था? 2016 में। अगर यूनेस्को में इसको शामिल करने की बात की जाए तो कब शामिल हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को जो है यूनेस्को ने इसको दर्जा दिया था। क्वेश्चन नंबर 37। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाले उत्तराखंड के पहले न्यायाधीश कौन थे? कौन थे? तो ये थे पीसी पंत, प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो गंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने देहरादून के FRI में क्लर्क के रूप में काम किया? रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर सी रास बिहारी बोस इसका सही आंसर होगा। और इन्होंने जो है 1912 में हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था ना, तो उसमें महत्वपूर्ण जो है योगदान इन्होंने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। उत्तराखंड में चंद राजवंश की अवधि के दौरान भूमि मालिक को क्या कहा जाता था? खातवान। ठीक है, खातवान भूमि मालिक को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 41। उत्तराखंड की विधायी और सांस्कृतिक राजधानी क्रमशः है। तो विधायी राजधानी क्या है? विधायी राजधानी यानी कि जहां विधानसभा है, जहां पे विधेयक बनाए जाते हैं, तो कहां पे? देहरादून में। और सांस्कृतिक राजधानी किसको माना जाता है उत्तराखंड की? अल्मोड़ा को। तो देहरादून और अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का उबलता ताल के रूप में जाना जाता है? तो बयां ताल। ऑप्शन नंबर जो है सी बयां ताल। और बयां ताल को एक और नाम से जाना जाता है खाजकंडी ताल। और ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे, क्या कहते थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तिहाड़ कहते थे इसको। ठीक है, और ये 1/3 हुआ करता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम को किन विद्यालयों में लागू किया गया? तो किन में लागू किया गया? आंगनबाड़ी में। ठीक है, तो आंगनबाड़ी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45। राज्य सरकार ने 5वें वित्त आयोग का गठन कब किया? तो ये 2019 में किया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इंदु कुमार पांडे। इंदु कुमार पांडे इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है। शिल्पकार वर्ग ने अपने किस अधिवेशन में अंग्रेजी शिक्षा की मांग की थी? तो ये हो गया दूसरा अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 47 है। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है? कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में है। क्वेश्चन नंबर 48। किसने कहा था कि भाबर क्षेत्र में नहर, सड़कें, पुल व बगले हिंदू देवता की देन है? तो किसने कहा था? देवदास कायस्थ ने यह बात कही थी। अच्छा, और जो है ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि हेनरी रेमजे ने 1883 में जो है तराई इंप्रूवमेंट फंड लेकर आया था वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य है, कौन है? सुधा पांडे। ऑप्शन नंबर ए सुधा पांडे इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 50, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? तो कब किया? 2019 में किया। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य में प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और किस अवसर पर? नरेंद्र सिंह नेगी का जन्मदिन आता है 12 अगस्त को, इसलिए उनके जन्मदिन पर राज्य प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, रामडोला का मेला कहाँ लगता है? तो ये खटीमा में लगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तराखंड सरकार ने कब से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की? तो 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, किस समाचार पत्र ने कहा आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गए हैं? तो किसने कहा था? अल्मोड़ा जो पत्र है उसने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, जगरिया का कार्य करने वाले ब्राह्मणों एवं शिल्प कर्मियों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? ठीक है, तो ये जो था ये मिझारी कर था, ठीक है। तो मिझारी कर जो है जगरियाओं से लिया जाने वाला कर हुआ करता था। अच्छा, अब बताइए कि यहाँ पर जो है तिमारी कर क्या था? तिमारी कर जो है सैनिकों को दिया जाने वाले एक प्रकार का कर था। बहता कर क्या था? छुपाई हुई धन संपत्ति में लगने वाला कर जो है बहता कर था। और मांगा कर क्या था? युद्ध के दौरान, अगर युद्ध वाली स्थिति हो जाती है तो उस दौरान जो है मांगा कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 56, मौला राम के चित्रकारी गुरु कौन थे? ठीक है, तो राम सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की? ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए बद्रीदत्त पांडे। क्वेश्चन नंबर 58, शीतल जल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय कहाँ अवस्थित है? तो ये भीमताल में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, तराई भाबर का स्वर्ण काल किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है? तो रंजे के शासनकाल को कहा जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले चर्चा की थी कि रंजे ने जो है तराई इंप्रूवमेंट फंड लेके आया था और उसने इस क्षेत्र का काफ़ी बड़े स्तर पर डेवलपमेंट किया था, और इसी जो है तराई का विश्वकर्मा भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तराखंड ब्लैक होल घटना का संबंध है तो किससे है? सल्ट, ठीक है। तो जो सल्ट की घटना हुई थी वो हुई थी 5 सितंबर 1942। क्वेश्चन नंबर 61 है, सल्तनत के किस शासक को कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया? ठीक है, तो ये कहा गया फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। अच्छा, तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, तो यहाँ पे मतदाता उपस्थिति आंकड़े उपलब्ध कराने से संबंधित एप्लीकेशन है, तो कौन सा है? तो देखो यहाँ पर जो पहले सी विजिल ऐप है ये किससे संबंधित है? चुनाव में जो गड़बड़ी होती है उसकी शिकायत करने के लिए जो ऐप है वो है सी विजिल ऐप। जो दूसरा है सुविधा ऐप, ये किससे संबंधित है? जो कैंपेन है उसका एरिया चुनने के लिए सुविधा ऐप है। जो वोटिंग लिस्ट है ना, वोटिंग लिस्ट में सुधार करने के लिए जो ऐप है वो है गरुड़ ऐप। और चौथा है वोटर टर्नआउट ऐप, ये किससे संबंधित है? मतदाता की उपस्थिति के आंकड़े जो है उसके लिए वोटर टर्नआउट ऐप है, ठीक है। तो ये इसका कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 62 का, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, अंतरराज्य परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अंतरराज्य परिषद की जो स्थायी समिति है इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, और जो अंतरराज्य परिषद होता है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर स्थायी समिति की बात करें, हाँ, जो स्थायी समिति की बात करें तो गृह मंत्री होता है, लेकिन अगर हम अंतरराज्य परिषद की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के अंतर्गत कौन सी शर्त वांछनीय नहीं है? तो कौन सी शर्त वांछनीय नहीं है? तो देखो, अधिकतम भूमि धारिता 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है। और चौथा है किसी अन्य पेंशन योजना के का लाभार्थी ना हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम आयु 50 वर्ष। तो ये गलत है, गलत तथ्य है। किसका? हेक्टेयर 100 मीटर इंटू 100 मीटर, आई बात समझ में? 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर, ये पूरा एरिया जो है हेक्टेयर होता है। तो 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर, ठीक है। 100 मीटर अगर लंबाई इसकी होगी और 100 मीटर चौड़ाई होगी तो वो 1 हेक्टेयर होता है, क्योंकि 100 गुणा 100 कितना हुआ? इकाई 22 सैकड़ा 10,000, ये 10,000 वाला, तो 10,000 स्क्वायर मीटर। 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर जिसकी चौड़ाई हो ना वो एक हेक्टेयर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना का संबंध है, ठीक है। महिलाओं का कृषि में योगदान बढ़ाने के लिए, महिलाओं को पशुओं के लिए पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।
जो पशु हैं उनके लिए पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन से पूर्व भुगतानी को भुगतान उपकरण नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो का रेल कार्ड। ठीक है, पूर्व भुगतानी का भुगतान उपकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, जिला साख योजना बनाई जाती है किसे? लीड बैंक के अंतर्गत। ठीक है, तो लीड बैंक के अंतर्गत जो है जिला साख योजना बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किसे? प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 69 है, दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स क्या होता था? रुको, खुम्स कोई बता सकता है? खुम्स क्या होता है? क्या? हाँ बताओ। ठीक है, तो जो लूटपाट करके एकत्रित किया हुआ धन है उसको खुम्स बोला जाता था। ठीक है, तो खुम्स में जो है राजा कुछ खुम्स का हिस्सा जो है राजा को मिलता था और बाकी जो है जो सैनिक थे प्रजा को नहीं, सैनिकों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था वो। ठीक है, तो कौन सा शासक ऐसा था कि जो खुम्स में कोई भी हिस्सा नहीं लेता था? ठीक है, तो सिकंदर लोदी जो है खुम्स में कोई भी हिस्सा नहीं लेता था। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी है ये खुम्स में इसने 4/5 हिस्सा लिया करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज़्यादा खुम्स का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है अलाउद्दीन खिलजी लेता था, पूरा मतलब 4/5, 80%। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है? ठीक है, तो क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया। तो द यूनियन ऑफ इंडिया इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 71, 100वें संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य है? पहले ये बताओ 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? बांग्लादेश और भारत के बीच में जो इनक्लेव्स हुआ करते थे उनका जो है अब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, तो कुछ भारत को मिले कुछ बांग्लादेश को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा अप्रभावित राज्य है? तो अप्रभावित राज्य वही राज्य होगा जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो किसकी नहीं लगती इसमें से? ठीक है, तो सिक्किम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है? तो किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 311 के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा का क्या मतलब है? लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा का मतलब है कि संवैधानिक रूप से उनको कुछ प्रकार के जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखो, निम्न में से किसके द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया? किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। तो सीबीआई द्वारा जो है ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए जो है ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया, तो सीबीआई इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, ट्रक कृषि किससे संबंधित है? साग सब्जी से। ठीक है, ट्रक कृषि का संबंध किससे है? साग सब्जी से। तो यानी कि जो साग सब्जियां होती हैं वो क्या होती है 2-3 दिन में जो है खराब हो जाती हैं, तो उनको उचित जगह पर पहुंचाने के लिए ट्रक की व्यवस्था कुछ की गई होती है। ठीक है, तो ट्रक की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी, मुझे लगता है कि जो है ट्रक कृषि उससे संबंधित है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 75, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया। ठीक है, तो 2023 जो है मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया 2023। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, नीला पर्वत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो किसकी की गई? 74वीं शताब्दी समारोह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किसमें रही? हाँ बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 79, नागालैंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, उर्वरक उद्योगों के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? कौन सा नहीं है? सल्फर। ठीक है, तो उर्वरक जो उद्योग है उसमें सल्फर यूज नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति की बात की गई है, तो उपसभापति कौन था? ऑप्शन नंबर डी फ्रैंक एंथनी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे।
लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया उपसभापति कौन थे और मनोनीत पूछा गया। ठीक है, तो मनोनीत, पहले मनोनीत कौन थे, तो वो थे फ्रैंक एंथनी। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? जयप्रकाश, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमादेवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है भारत का पहला चुनाव आयुक्त था। और अगर महिला चुनाव आयुक्त की बात की जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमादेवी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तीसरा, ऑप्शन नंबर ए तीसरा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा लॉस एंजलिस। और लॉस एंजलिस कहाँ पे स्थित है? यूएसए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, दीनदयाल अंत्योदय योजना की, क्वेश्चन नंबर 86 है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? इसे कौशल विकास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कौशल विकास। हाल ही में किस भारतीय राज्य को एडवेंचर टूरिज्म के लिए पुरस्कृत किया गया? तो किसे किया गया? उत्तराखंड को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया? तो यूएसए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी कर्सर। ठीक है, चलिए अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, मई 1993 को रविवार कौन से दिनांक को आएंगे? तो मई 1993 को रविवार कौन से तारीख को आएंगे भाई? ये आपने बताना है। 1 मई को सैटरडे होगा। अगर 1 मई को सैटरडे है तो संडे कब होगा? 2 मई को। तो 2 तारीख को संडे है और उसमें साथ जोड़ो, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखो, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में हेमा को 2 स्थान बाएं बैठाया जाता है, तो वह बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाती है। दाएं ओर से उसका आरंभिक स्थान क्या था? तो देखो भाई 16 बच्चे हैं, 16 बच्चों में 16 में हेमा को 2 स्थान बाएं बैठाया जाता, तो पहला हेमा यहाँ पे थी, अब 2 स्थान बाएं बैठाया गया, तो अब यहाँ पे आ गई हेमा। ठीक है, पहले वाली यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, तो वह बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाती है, तो ये बाईं ओर से लेफ्ट हैंड से ये 7वें स्थान पर है। ठीक है, अगर ये 7वें स्थान पर है तो पहले कौन से स्थान पर रही होगी? ठीक है, दाईं ओर से उसका आरंभिक स्थान क्या था? तो पहले यहाँ पर कौन सा स्थान था? 9वां था। तो यहाँ पर उसका दाएं ओर से आरंभिक स्थान, यानी यहाँ पर दाएं ओर से क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल है उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 16 और 1 17, और उससे उसके लेफ्ट वाली जो रैंक है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा पास बचता कितना है? 8 बचता है। तो इसका मतलब दाएं ओर से जो है उसका 8वां स्थान था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखो मैंने क्या, देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है ना, अगर हमारे पास टोटल एक लाइन में टोटल दे रखे हैं, हमें पता है कि एक लाइन में टोटल 16 लोग बैठे हुए हैं, और मुझे उसके अगर आगे से रैंक पता है, तो हमने पीछे से रैंक निकालने के लिए हमने क्या करना है? हमने 16 में 1 जोड़ना है, और उसके अगर हम आगे वाली रैंक को माइनस करेंगे तो हमें पीछे वाली रैंक मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो है 16 में मैंने कहा 1 जोड़ो, ये हुआ 17, और इसमें अगर हमें पीछे से रैंक निकालनी है तो हम क्या करेंगे? जो आगे वाली रैंक है उसको माइनस कर देंगे। 17 में से आगे वाली रैंक कितना है? 9 है। 17 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसका मतलब पीछे से इसकी रैंक कितनी है? 8 है। आई बात समझ में? तो ये अगर हमें कोई भी आगे या पीछे कोई भी रैंक दे रखी है, और अगर हमें टोटल दे रखे हैं, तो टोटल में 1 जोड़ के उसके आगे वाली रैंक को माइनस कर दोगे तो पीछे वाली रैंक आ जाएगी। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? और अगर हमें दोनों रैंक दे रखी है, आगे की रैंक भी दे रखी है और पीछे वाली रैंक भी दे रखी है, तो हमने उन दोनों को जोड़ के उसमें 1 माइनस कर देना। अगर मैंने कहा ये जो है स्नेहा की रैंक आगे से 12वीं है और पीछे से भी 12वीं है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 12 और 12 24, 24 में से 1 माइनस करो, कितना हुआ? 23। ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसी है तो तब इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 93, शाम को सूर्यास्त के समय रोहित एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के सामने खड़ा है, सूर्यास्त के समय। ठीक है, अगर बोर्ड की छाया रोहित के बाएं ओर पड़ती है, ठीक है, अब देखो रोहित खड़ा जो है ना, अब शाम के समय पूछा गया है, तो यानी कि उसकी जो छाया है वो किस साइड को पड़ेगी? पूरा दिशा में। शाम के टाइम की बात की गई है, तो छाया कहाँ पड़ती है? किस दिशा में पड़ती है? आगे कहाँ? आगे तो ऐसे भी
आगे कैसे बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि शाम के टाइम की बात की गई है। शाम के टाइम पे सूरज क्या होता है? पश्चिम दिशा में होता है। तो शाम के टाइम पे जो हमारी छाया है वो कहाँ पड़ेगी? पूर्व दिशा में पड़ेगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर बोर्ड की छाया रोहित के बाएं पड़ती है, बोर्ड की छाया रोहित के बाएं, तो बोर्ड की छाया ऐसा करके जो बोर्ड है उस बोर्ड की छाया, देखो ये वेस्ट है ना, बोर्ड की छाया इधर को पड़ेगी। अब किसके बाएं पड़ रही है? ये रोहित के बाएं पड़ रही है। तो रोहित के बाएं, रोहित इस तरीके से होगा तभी तो इसके बाएं पड़ी है, ठीक है। अगर छाया मतलब इधर को पड़ी है तो रोहित इस तरीके से होगा। तो रोहित का चेहरा किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा इसका सही आंसर होगा। ये क्लियर हुई ये बात? 94 लापता शब्द का पता लगाएं भाई। जिसने क्वेश्चन टाइप किया है ना उसने भी मतलब ऐसी कमेटी करेगी। यहाँ पर जैसे 2 है, 2 का क्यूब जो है इसके विपरीत है, 2 का क्यूब 8 है इसके विपरीत, 3 का क्यूब 27 इसके विपरीत है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64। तो ये इसके विपरीत होना चाहिए, तो यानी 64 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक कोड भाषा में अगर फ्लाई को 285 लिखा जाता है, एक्सेस को 299,711 लिखा जाता है, तो साइकिल को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली देख के मिल रहा होगा, फ्लाई में है FLY को 285 लिखा जाता है, तो इसका मतलब यह है कि F को 2, L को 8 और Y को 5 लिखा जाता है, ठीक है। अगर इस तरीके से साइकिल को देखेंगे तो C को क्या लिखा जाता है? देखो C को लिखा जाता है 9, Y को फ्लाई में आ रहा है, फ्लाई में क्या है? 5। उसके बाद C अगेन C को 9 लिखेंगे और L को L फ्लाई में आ रहा है 8 और E को क्या लिखेंगे? एक्सेस में E है और ये है 7। 95987 95987 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, वह मेरी दादी माँ के इकलौते बच्चे की बेटी है। दादी माँ के इकलौते बच्चा की बेटी है, तो दादी माँ के इकलौता बच्चा का नाम उस लड़के का पापा और उसकी बेटी क्या है? उसकी बहन। तो क्या होगा? बहन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, 105, 106, 114, 141। नेक्स्ट क्या आएगा? गैप देखेंगे 1 का है, यहाँ पे देखेंगे 8 का है, यहाँ पे देखेंगे 27 का है। तो देखो ये गैप क्या है? तो ये गैप है 1, 3, 1, 2, 3 का क्यूब है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेक्स्ट वाला गैप क्या आएगा? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64 और 64 को इसमें अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 और 26 205। 205 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 5वें नंबर पाएगा? अब ABCD की बात कर रहे हैं, तो दाएं यानी कि यहाँ से 7वां है, इसके देखो ध्यान दो, दाएं से 7वें के बाएं 5वां, तो इसके बाएं 5वां यानी कि 5 होता है, तो इधर को जाएंगे तो ये 1 7 5 12 यानी कि ये दाएं से 12वां है। तो दाएं से 12वां होगा तो हमें क्या बताना है? दाएं से 7वें के बाएं 5वां, तो इसमें बाएं साइड जाना तो यानी कि इसमें ऐड होगा, तो ये वो 12वां, ठीक है। तो कौन सा अक्षर आएगा इस पे? तो जो यहाँ से 12वां है, जो यहाँ से 12वां है, तो आगे से क्या होगा? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर जिसकी राइट से रैंक अगर 12वीं है तो लेफ्ट से क्या होगी? तो जितने टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। उसमें मैंने कहा एक जोड़ो, वो हुआ 27। 27 में 12 माइनस करोगे तो कितना आया? 27 में 12 माइनस करेंगे तो ये हुआ 15 और 15वें नंबर पे कौन सा आता है? आता है O। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 99, वह सही विकल्प चुने जो शब्दों को उस क्रम में दर्शाता हो जिसमें अंग्रेजी शब्द को उसमें आते हैं। तो इनको अंग्रेजी जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है उसमें आपको बताना है, तो मुझे लगता है ये आप लोग कर देंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन है, 59 सेकंड में मिनट की सुई क्या कोण बनाती है? तो 59 सेकंड में जो सुई है ये कौन सा कोण बनाती है? यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 59 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? इंटू 59 डिवाइडेड बाई 60, और ये करेंगे तो ये हुआ 5.9 डिग्री इसका सही आंसर होगा। आई बात समझ में? तो ये रहे आज के 100 क्वेश्चन।